वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर के मौजू पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तीसरी वज़ारती कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस में 70 से ज़ायद मुमालिक और कई बैनुल-अक़वामी तंजीमें कर रही हैं शिरकत। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल मुकम्मल। वोटरों को राग़िब करने के लिए तमाम पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज इंतखाबी मुहिम में होंगे शरीक। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में उतारे अपने स्टार कैंपेनर्स। इसरो के लिए आज है एक तारीखी दिन। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के जरिए तैयार करदा मुल्क का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस आज दिन में 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने सलामती कौंसिल में मसावी नुमाइंदगी पर दिया बयान। कहा कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात हो गई है तात्तुल का शिकार। नए टैलेंट और जोशो खरोश के साथ भारतीय क्रिकेट टीम आज वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच। कुलदीप यादव और यजविंदर चहल को मिल सकता है मौका। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर के मौजू पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तीसरी वज़ारती सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी को मिलने वाली रकम पर रोक लगाने के लिए बामानी बातचीत की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दों के माली ज़राए रोकने में आलमी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में 70 से ज्यादा मुमालिक से तकरीबन 450 नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नुकात पर गौर ख़ौस होगा। दहशतगर्दी और इसकी माली मुआवनत के ताल्लुक से पहले इजलास की सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर दिफा उडुपी में मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेंगे। कॉन्वोकेशन में कई मेहमान जी वक़ार के साथ साथ हजारों तलबा मौजूद रहेंगे। इस दौरान वज़ीर दिफा तलबा से बातचीत भी करेंगे। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन भारत के अहम तालीमी इदारों और तहकीकी मराकिज़ में से एक है। दो मरहलों में होने वाले इस इंतखाबात के लिए सभी सियासी जमातें पूरी ताकत के साथ तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। हुक्मरां बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज रियासत में 3 रैलियां करेंगे। वो नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट ईस्ट में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान रियासत में 4 अवामी रैलियां करेंगे। वो मुंद्रा, अब्दासा, मोरबी और भावनगर में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं गुजरात में अपोजिशन जमातें पूरी ताकत से इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक मुसलसल रियासत में वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी सियासी जमातें रियासत में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम प्रोग्राम में ट्वीट के जरिए एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि काशी तमिल संगम एक मुनफरिद वाकया है। यह हमारे गहरे ताल्लुकात को मजबूत करने का एक खास मौका फराहम करता है। Varanasi and Tamil Nadu. The confluence between the two dates back to centuries, as both the civilizations share affection for the Lord Shiva. यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं।
Come, let us rediscover the connection of our traditions, reaffirm the confluence of our cultures and shared heritages at Kashi Tamil Sangamam in Varanasi from 17th November to 16th December. और काशी तमिल संगमम के ताल्लुक से काशी के लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। हमारे नामनिगार अश्वनी ने तमिल संगमम और वाराणसी की तरक्की पर लोगों से खुसूसी बातचीत की। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है विश्व में विविध आयामों को दृष्टिकोणों को रखते हुए आर्थिक सामाजिक और जो है भौगोलिक दृष्टि में अपनी जो है यात्राओं के माध्यम से विभिन्न देशों के संस्कृतियों संस्कारों को जोड़ने का प्रयास विभिन्न भाषाओं के माध्यम से कर रहे हैं। मोदी सरकार अपने आप में हमारे देश के लिए महानतम प्रधानमंत्री की श्रेणी में जो है खड़े हैं। पहले भी 2 बार हम काशी आए थे, इस बार काशी आने के बाद हम काशी पहचान नहीं पा रहा। इतना अच्छा हो गया, इतना नीट एंड क्लीन, आदमी लोग का भी अंदर में एक तो पूरा डिसिप्लिन एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है। आदमी लोग बहुत सुंदर है, यहाँ का आदमी का जैसे बोल बदल गया। मोदी जी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं जो कि बनारस के, काशी के, वाराणसी के, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सब नेतृत्व करके बहुत ही सिस्टमेबल तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को परेशानी ना हो। विकास तो बहुत ही हो रहा है, विश्वनाथ मंदिर बन गया, बहुत से पुल बन गए, बहुत सी चीज़ें पास हुई हैं, जिससे हम लोग को आगे भी बहुत ही प्रभाव मिलेगा, उसका उच्च प्रयोग। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से यहाँ काम किया कि इतने पर्यटक आ रहे हैं। अब काली रोड से रोजी रोजगार बढ़ा और सड़कें यहाँ की दुरुस्त हुई, तमाम फ्लाईओवर बने, यातायात यहाँ बढ़े। कभी ये था जो है कि यहाँ से पैदल गुजरना भारी था, आज तमाम ऑटो चल रहे हैं जो है, तो उनका रोजगार तो बढ़ा ही है। हम कुछ वर्ष पूर्व भी आए थे तो काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और आज जो दर्शन किए उसमें दोनों में डिफरेंट है। मोदी जी जो किए वो किसी के सरकार में संभव नहीं था। उनका जो काम है वो यूथ को बहुत इंस्पायर करता है। वो जिस तरीके से शांत रह के काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ कल्चरल के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप देख रहे होंगे कि कितना बदलाव आया है बनारस में। और जो अभी जो बोल रहे हैं आप तमिल वाला जो करा रहे हैं तमिल संगम, तो बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय काम है उनका। 2014 से लेकर अब तक मैं यहीं का रहने वाला हूं, तो मैंने बहुत बदलाव देखा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो उन्होंने सांस्कृतिक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक अलग कभी रहे ही नहीं है, एक ही रहे हैं। बस एक गैप आया था जिसको नरेंद्र मोदी जी उस गैप को भर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कार्य है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि बनारस के वो सांसद हैं और बनारस के लिए अच्छा कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ईटानगर में तकरीबन 9:30 बजे वो डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे और 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कौम के नाम वक्फ करेंगे। डोनी पोलो एयरपोर्ट पर ILS नस्ब किया गया है। ये एक लोकलाइजर, एक ग्लाइड पाथ और फासले की पैमाइश करने वाली डिवाइस है और इससे हर मौसम में हवाई अड्डे पर ऑपरेशन में मदद मिलेगी। 640 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और खत्ते में तिजारत और सयाहत के फरोग में मुआविन साबित होगा। और नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों को रोकने के लिए भारत में तीसरी वज़ारती कॉन्फ्रेंस नो मनी फॉर टेरर का इनेकाद किया जा रहा है। और आइए जानते हैं इसकी तफसील। दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजों में से एक है दहशतगर्दी। गुज़श्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले मुल्क भारत की आवाज उठाने का एक नतीजा ये है कि अब पूरी दुनिया दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले पर मुत्तहिद हो रही है। दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए कोशिशें की गयी और भारत ने इस मामले पर अज़्म जाहिर करते हुए कई बड़े इक़दाम किए हैं, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। इस फंडिंग को रोकने के लिए नई दिल्ली में 18 और 19 नवंबर को तीसरी वज़ारती कॉन्फ्रेंस नो मनी फॉर टेरर मुनक़िद होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 19 नवंबर को इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले ममालिक और तंजीमों को इंसदाद दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतालिक मौजूदा बैनुल-अक़वामी निज़ाम को मौसर बनाने के साथ साथ उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के इक़दामात पर गौर व खौज का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। The Honorable Prime Minister of India
He will be inaugurating the conference at the inaugural session. He'll be chairing and he'll be delivering the inaugural presidential address at the conference tomorrow at 9:30. After this inaugural address by the Honorable Prime Minister, we have this conference is been divided into 4 sessions on different topics. 2 रोजा इस कॉन्फ्रेंस में 72 ममालिक के मंदोबीन के साथ साथ 15 मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। 2 दिनों में 4 मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तमाम नुमाइंदे इस इजलास में बातचीत करेंगे और इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले सेशन में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत में आलमी रुझानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसमें बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के रुझानात, उभरते हुए आलमी दहशतगर्दी के खतरात का तज्जिया और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरात से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल होगा। दूसरे सेशन में दहशतगर्दी की फंडिंग के रस्मी और गैर रस्मी जराए के इस्तेमाल, जायज़ इक़्तिसादी सरगर्मियों और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के दरमियान रब्त, दहशतगर्दी की माली मुआवनत में NPO और DNFPB के गलत इस्तेमाल, खासतौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मनशियात की स्मगलिंग के किरदार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तीसरे इजलास का एजेंडा उभरती हुई टेक्नोलॉजी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत होगा। इसमें बुनियादी तौर पर वर्चुअल असासों का इस्तेमाल, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, अदायगी के लिए बिचौलियों के इस्तेमाल, डार्क वेब और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए निजी शोबे के अज़ाइम को मजबूत करना शामिल है। चौथे और आखिरी इजलास के एजेंडे में दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को एजेंडे में रखा गया है। इसमें दहशतगर्दी के माली मुआवनत से मुतालिक जराइम की तहकीकात को दरपेश चैलेंज, बुनियाद परस्ती की माली मुआवनत रोकने में ताउन, मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट्स के दरमियान मालूमात के तबादले और बैनुल-अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम-आहंगी पर बातचीत होगी। ये कॉन्फ्रेंस भारत के लिए एक खास अहमियत रखती है। हालांकि मुल्क की एजेंसियों ने इस मसले पर गुज़िश्ता कई सालों से शानदार काम किया है, जिसके नतीजे में मुल्क और ख़ास तौर पर कश्मीर में दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्रिटिकल मुद्दा है और इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो फाइनेंसिंग के थे, चाहे हवाला था, दूसरी चीज़ें थी, और हमारे पास इन चीज़ों का एविडेंस भी है कि पैसा बाहर से आया, कोई MTSS चैनल से आया, कोई वेस्टर्न यूनियन से आया, मनीग्राम से आया, कुछ किसी के खाते में पैसा डाल दिया गया ताकि और वहाँ से पैसा उठा लिया गया। इसके प्रमाण मिले हैं। तफ्तीश जो केसेस की हुई है NIA ने भी की है, दूसरे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने भी की है। तो इन सब मुद्दों पे जो नए तरह के तरीके जो एजाज हो रहे हैं, हुए हैं, और प्लस जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, कैश कोरियर हैं, क्राउड फंडिंग है, इन सभी नए तरीकों पे चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। कौमी जांच एजेंसी के सरबराह ने जुमेरात को वाज़े तौर पर कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि खालिस्तानी और कश्मीरी दहशतगर्दों की माली मुआवनत की जा रही है। NIA इस सम्त में काम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में इस पर भी बात की जाएगी। बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शिरकत नहीं कर रहे हैं, जबकि चीन की आमद की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। इससे पहले नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस पहली बार 2018 में पेरिस में मुनाकिद हुई थी। इसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में मुनाकिद किया गया था। वहीं अब भारत इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के मसले के साथ साथ इस लानत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भारत की तरफ से दी गई अहमियत को जाहिर करता है। और आपको बता दें कि इसरो के लिए आज एक तारीख़ी दिन है। इसरो की तारीख में आज पहली बार एक प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार रॉकेट विक्रम S की लॉन्चिंग होगी। आज सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे विक्रम S सिंगल स्टेज रॉकेट है जो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। ये अपने साथ 3 प्ले लोड लेकर श्रीहरिकोटा से परवास करेगा। हैदराबाद में वाक़ स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम S बनाने का काम किया है। सन 2020 में खलाई शोबे को फ़रोग़ देने के लिए इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है।
मगरबी बंगाल में आइंदा बरस होने वाले पंचायत इंतखाबात से पहले आखिरकार नए गवर्नर का तकर्रुर हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल डॉक्टर CV आनंद बोस को बंगाल का नया गवर्नर मुकर्रर किया है। जुलाई में जगदीप धनखड़ के नायब सदर जमहूरिया बनने के बाद मणिपुर के गवर्नर L गणेशर बंगाल की इजाफी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और LPG सिलेंडर पर जल्द ही QR कोड प्रिंट किया जाएगा, जिससे इसके निजाम में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मौजूदा सिलेंडरों पर QR कोड चिस्पा किया जाएगा, जबकि इसे नए सिलेंडरों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि QR कोड के निजाम के मुतारुफ होने से सिलेंडरों की चोरी और दीगर मसाइल के हल में मदद मिलेगी और गोदामों में बेहतर इंतजाम होगा। ये निज़ाम सबसे पहले दिल्ली में तजर्बाती तौर पर शुरू किया जा रहा है और इसके बाद आइंदा 3 से 6 माह में तमाम घरेलू LPG सिलेंडरों पर QR कोड नस्ब कर दिया जाएगा। NDA और इंडियन नेवल एकेडमी के फाइनल इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और इसका तहरीरी इम्तिहान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10 अप्रैल 2022 को लिया था। इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए किए गए थे। UPSC के बयान के मुताबिक 519 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। इम्तिहान के नताइज UPSC की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर दिया है। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि सलामती कौंसिल में यकसा नुमाइंदगी का मसला बहुत पुराना है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 4 दहाइयां गुजरने के बाद भी इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सलामती कौंसिल अपनी चार्टर्ड जिम्मेदारी के मुताबिक काम करे। और फिलिस्तीनी के इलाके गाजा पट्टी में देर रात एक इमारत में आग लगने से कम 21 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में कई दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये आग शुमाली गाजा की पट्टी में गुंजान आबादी वाले जबालिया मुहाजिर कैंप में लगी है। गाजा की वजारत दाखिला ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि जाए वक़ू पर बड़ी मिकदार में पेट्रोल रखा गया था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसे कौमी सानहा करार देते हुए एक दिन के शोक का ऐलान किया है और इसी दौरान इसराइल ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो तिब्बी इलाज की इजाज़त देगा। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, पार्लियामेंट की तरह अब दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात। इलेक्शन कमीशन के पास हो सेक्रेटेरिएट और अपना बजट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। इसके बाद जो खबर इसमें ली गई है, आगे आपको बता दें कि यूपी के 10 अजला में जदीद तरीन अदालतें तामीर की जाएंगी। वहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। वज़ीर आला के अफसरान को 15 दिनों में यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने की हिदायत दी गई है इन अदालतों के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, जहाँ कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी तेज़ हो गई है और गुलमर्ग और पहलगाम में दर्जे हरारत जो है वो नुक्ते इंजमास से नीचे दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े पर एक ख़बर शाया हुई है कि मक्का मुकर्रमा में बारिश के लिए हरमैन शरीफ में नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा की गई है। और यहाँ ट्विटर के हवाले से ख़बर है, एलॉन मस्क जिन्होंने अब ट्विटर की जिम्मेदारी संभाल ली है और वो सख्त कदम लगातार लेते चले जा रहे हैं। इसी के हवाले से यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े पर एक सुर्खी शाया हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुलाज़मीन ज़्यादा वक्त तक काम करें या मुलाजमत से दस्तबरदार हो जाएं। इस तरह के वो
बयान दे रहे हैं और इस तरह के फैसले वो कर रहे हैं लगातार। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर। आपको बता दें कि दिल्ली में तिजारती मेला चल रहा है और इसी हवाले से इसमें खबर शाये हुई है कि तिजारती मेले में वजारत आयुष का स्टॉल कामयाब रहा और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग देखे जा रहे हैं और इस स्टॉल से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आगे इसमें जो खबर आपको बता दें हमने ली है वो इसरो के हवाले से है कि नासा का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट चांद पर रवाना हुआ है। इसरो का ये नासा के हवाले से खबर है, जहां इसमें ये खबर है कि नासा का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट चांद पर रवाना हुआ है। खेल की सफ़े से जो सुर्खी हमने ली है वो आपको बता दें कि क्रिकेट की हलचल है कि टीम इंडिया नए कप्तान की क़यादत में जारहाना आगाज़ के लिए तैयार है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे खेल की ही खबर पर अब रोशनी डाल लेते हैं, जहां भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर है और जहां टीम 3 T20 मैचों की सीरीज़ और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगी। आईसीसी T20 आलमी कप में सेमीफाइनल से बाहर होने वाली दोनों टीमें अब T20 सीरीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सीरीज़ का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन आमने सामने होंगे और जानते हैं इसकी तफसील। और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर 3 T20 मैचों के अलावा इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है, वहीं वनडे टीम की कप्तानी तजुर्बाकार खिलाड़ी शिखर धवन करेंगे। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच मुकर्रर किए गए हैं। ऐसे में नौजवान खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की तजुर्बाकार टीम से मुकाबला करना बड़ा चैलेंज होगा। भारतीय कोच वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि न्यूजीलैंड में खेलना कभी आसान नहीं होता। यहाँ की पिच और कंडीशन हमेशा भारतीय खिलाड़ियों के लिए चैलेंज होता है। Yeah, it's always a challenge, when you play in New Zealand. It always has been, especially for the bowlers and the fielding unit. It's not only about the small grounds, but the dimensions of the ground. If you see here in Wellington or in Auckland, it's not. It's not a normal cricket ground. So I think the best part of international cricket is you have to adapt to the conditions and to the situation you're playing in. So I'm sure that the bowlers and the fielding unit will adapt to that. And based on the strengths and the weaknesses of the opposition team, you definitely devise a strategy and you're required to execute that to perfection. But obviously it's always been a challenge, playing in New Zealand as far as the dimensions of the grounds are concerned. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड महदूद ओवर क्रिकेट की सबसे मुतवाजिन टीमों में से एक मानी जाती है। डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। फिलिप्स ने तो T20 आलमी कप में शानदार सेंचुरी भी लगाई थी। कप्तान केन विलियमसन का फॉर्म फिक्रमंदी का सबब बना हुआ है। भारत के साथ T20 मैच से पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने कहा कि भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड में खेलना आसान नहीं होगा। यहाँ की पिच हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुई आलमी कप की पिच से बहुत अलग है। Different everywhere you go. Some bounce more, some turn more, and some might be a little bit slower. So I think compared to Australia, it's not necessarily like going back to the West Indies or India where it may be slower and turn a little bit more, but it would be a little bit more similar to what they've just been playing on. So I guess the prep that they've had through the World Cup leading into this will put them in good stead. But in the end, we've been playing on the exact same sort of pitches, whether it's at home or whether it's been in Aussie. So I think the preparation side of things for both sides will be pretty equal. गौरतलब है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद T20 आलमी कप में दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि दोनों ही खिताब जीतने में नाकाम रही थीं। न्यूजीलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम की ये चौथी T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज है। T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज में अब तक दोनों टीमों के बीच 20 बार मुकाबला हुआ है। इनमें से भारत ने 11 और न्यूजीलैंड ने 9 मैच जीते हैं। दोनों के दरमियान आपस में खेले गए गुज़िश्ता 5 मैचों में से भारत ने 4 जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। न्यूजीलैंड के घर में भारत ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में उसे जीत मिली है और 4 मैच गंवाए हैं।
ऐसे में आज वेलिंगटन में होने वाला पहला T20 मुकाबला निहायत दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं मुल्क भर के मौसम की और जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं मारूफ फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार वी शांताराम पर फिल्माए गए कुछ नगमों के साथ, जिनकी आज सालगिरह है। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाजत। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। या तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजने, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो।